मेरे प्रिय नौजवान साथियों, नमस्कार। स्टडी 91 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, लगातार चल रही एक दिवसीय श्रृंखला पर आज हमारी बातें आपके सम्मुख दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से संबंधित होने वाली है। इससे पहले हम आपके सम्मुख ऑस्ट्रेलिया से संबंधित और अंटार्कटिका महाद्वीप से संबंधित बातें कर चुके हैं। तो फिर देर किस बात की दोस्त, आप ही बताइए, अब आगाज किया जाए या ना किया जाए? बिल्कुल किया जाएगा। और हम लोग आज बात करने वाले हैं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बारे में। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में वर्तमान में कुल 15 देश हैं। जी हाँ दोस्तों, जिसमें से 13 देश का स्पष्ट वर्णन लिखा हुआ है। और इसमें से 13 देशों में, जी हाँ दोस्तों, आपके नहीं जो 13 देश हैं, इसमें से 2 स्थल अवरुद्ध देश हैं। ठीक है, क्या है? स्थल अवरुद्ध देश। अच्छा, ऐसा क्या है कि मैंने 15 बताया, 13 पे चर्चा कर रहा हूँ? ऐसा इसलिए होता है कि जैसे कुछ देश होते हैं, उन देशों पर क्या होता है दोस्त, पार्ट तो उसका होता है लेकिन किसी और का अधिकार रहता है, इसलिए बड़ी समस्याएं होती हैं यहाँ पर। ठीक है ना, ये जानना चाहिए। यहाँ पर लगभग 1,78,00,000, जी हाँ दोस्तों, किलोमीटर वर्ग क्षेत्रफल इसका पाया जाता है। यहाँ का जो पूरा क्षेत्रफल है दोस्तों, लगभग में आपको बता देते हैं कि यह क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का चौथा महाद्वीप है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का चौथा महाद्वीप है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से आपका कौन सा महाद्वीप है दोस्तों? कहने का मतलब वो 5वां महाद्वीप है। क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका चौथा है, जनसंख्या की दृष्टि से 5वां है, याद रखिएगा। अगर हम देखें तो दोस्तों, जैसे क्षेत्रफल में पहले देख लेते हैं, हर बात को क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा एशिया आता है, फिर है आपके अफ्रीका आता है, फिर उसके बाद एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, फिर हमारा आपका उत्तरी अमेरिका हो गया, और फिर आपका दक्षिणी अमेरिका हो गया। ये तो क्षेत्रफल हो गया दोस्तों। जनसंख्या की दृष्टि से आपका नहीं, जी हाँ दोस्तों, जो प्रमुख है, देखिए एशिया तो है ही है पहले स्थान पर, जी हाँ दोस्तों, फिर इसके बाद आपका अफ्रीका है, और फिर इसके बाद आपका यूरोप आता है जनसंख्या की दृष्टि में, फिर उत्तरी अमेरिका आता है, फिर आपका दक्षिणी अमेरिका आता है। तो इधर 5वें स्थान पर है और इधर 4थे स्थान पर है। ठीक है, जी हाँ दोस्तों, तो इस तरह आप इसको भी समझ सकते हैं। अब देखिए, जो हमारा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, वह दोस्तों पूरा का पूरा महाद्वीप अगर देखा जाए तो दोस्तों इसका लगभग 80% भाग, जी हाँ दोस्तों, 80% के आसपास भाग क्या होता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। किस में आता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। अब देखिए दोस्तों, इस महाद्वीप के जो देश हैं वो सर्वाधिक क्या हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा देश क्या हैं? समुद्र की सीमा से लगते हुए देश हैं। समुद्र की सीमा से लगते हुए देश हैं, मतलब सागर या महासागर से लगे हुए हैं। लेकिन ऐसे 2 देश हैं जो स्थल अवरुद्ध देश हैं। कहने का मतलब उनकी सीमा किसी सागर या महासागर से नहीं लगती है। उनकी सीमा किसी सागर या महासागर से नहीं लगती है। फिर साथ ही साथ अगर हम आपको बता दें कि जो यह 2 देश हैं, उनमें एक है पराग्वे और दूसरा है आपका बोल्विया।
जो यहाँ का ब्राज़ील देश है, ब्राज़ील देश की यहाँ पर सर्वाधिक सीमा लगती है, बहुत सारे देशों से लगती है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे देशों से, उरुग्वे से लगती है, अर्जेंटीना से लगती है, पराग्वे से लगती है, जी हाँ दोस्तों, वेनेजुएला से लगती है, सूरीनाम से लगती है, गुयान से लगती है, फ्रेंच गुयान से लगती है, बोलिविया से, ऐसे करके मतलब बहुत सारे देशों से यहाँ सीमा लगती है आपके ब्राज़ील की। ब्राज़ील यहाँ का जनसंख्या की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम देश है। जनसंख्या की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का यह प्रथम देश है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ ब्राज़ील जो है, ध्यान से नोट करते रहिएगा दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान देना चाहिए। ब्राज़ील जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से ब्राज़ील जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से इस महाद्वीप का प्रथम देश है, मतलब पहला स्थान रखता है, ऐसा लिख सकते हैं, प्रथम देश है, ये याद रखिएगा। उरुग्वे इस महाद्वीप का, ठीक है, उरुग्वे इस महाद्वीप का सबसे अधिक नगरीय देश है, नगरीयकृत देश है, याद रखिएगा। उरुग्वे इस महाद्वीप का सबसे अधिक नगरीयकृत देश है, ये बातें आपको समझना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हैं, अपने आप में बहुत शानदार बात है। तो ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। पराग्वे और बोलिविया, स्थल अवरुद्ध देश है, ठीक है। पराग्वे और बोलिविया स्थल अवरुद्ध देश हैं, ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ से भी बातें आपको समझना चाहिए था, ठीक है। अपने आप में ये बहुत शानदार बातें हैं कि हर एक पार्ट्स पर बातें करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। हमारे लिए क्या होता है, बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। याद रखिए, कोई भी चीज़ें हैं, हर चीज़ का एक, जी हाँ दोस्तों, कुछ कारण होता है। मेरा कारण ये है कि जो हमारे शिष्य हैं वह हर एक बात को समझें, और उसको समझ करके ही आंसर दें, तभी मज़ा आता है दोस्तों पढ़ने और पढ़ाने में। नहीं तो पराग्वे आपका देश है, उरुग्वे आपका देश है, ब्राज़ील है, ठीक है ना दोस्तों। इन सारे दोस्तों को आइए मैप पर देख लेते हैं क्या है कहानी। दोस्तों ये है आपका, देखिए ब्राज़ील, ये क्या है आपका, ब्राज़ील है, ठीक है, ब्राज़ील है। और ब्राज़ील से देखिए दोस्तों, फ्रेंच गुयान की सीमा लगती है, सूरीनाम की लगती है, गुयाना की लगती है, वेनेजुएला की लगती है, कोलंबिया की लगती है, इक्वाडोर की लगती है, पेरू की, इक्वाडोर की नहीं लगती है, यही एक ध्यान से समझिएगा, इक्वाडोर की नहीं लगती है और चिली की नहीं लगती है, बाकी समस्त देशों की लगती है दोस्तों। तो प्रश्न आपका बन सकता है, क्या प्रश्न बन सकता है कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के स्थलीय देशों में
वह कौन दो देश हैं जिनकी सीमा ब्राज़ील से नहीं लगती। ये ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है, इनमें से किसकी सीमा ब्राज़ील से लगती है, किसमें नहीं लगती है। देखो बेटा, सोचने के लिए सोचा जाए तो बहुत कुछ है। एक प्रश्न और एग्जामिनर कहीं से खोद करके थोड़ी लाता है, यहीं से निकालता है। आपके सामने चीज़ें रखी रहती हैं लेकिन हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, बात ये है। ठीक है, इसमें से पूछ सकता है किसकी लगती है किसकी नहीं लगती है। इसमें से ये पूछ सकता है दोस्तों, जो चिली है इसकी सीमा किसके साथ लग सकती है, अर्जेंटीना की सीमा किससे किससे लगती है। कोई भी प्रश्न बन सकता है, उसका दिमाग है, कोई भी सनक जाए, फिर कहोगे अरे यार सर हमको तो बताए ही नहीं थे। अब ऐसे में क्या बताएं, आप ही बताइए। ये तो दिमाग में चढ़ने वाली चीज़ है, चढ़ गई तो ठीक, नहीं तो जय हरिहर। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो दोस्तों याद रखने वाली बात है। अब देखिए दोस्तों, ब्राज़ील एक ऐसा देश है, ठीक है, ब्राज़ील एक ऐसा देश है जहाँ से आपकी विषुवत रेखा भी जाती है और आपकी फिर याद रखना दोस्तों कौन सी रेखा जाती है, मकर रेखा भी जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, इस महाद्वीप से विषुवत रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती हैं। विषुवत रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती हैं, ये बातें समझना चाहिए था। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या महत्वपूर्ण बातें हैं कि विषुवत रेखा तो 0 डिग्री है भाई, विषुवत रेखा जो है वो तो 0 डिग्री है। आपकी जो मकर रेखा वो 23.5 डिग्री साउथ में है, 23.5 डिग्री क्या है, साउथ में है। यहाँ से ध्यान से समझते जाइएगा। अब देखिए दोस्तों, जो हमारी चिली है, ठीक है, जो हमारा पराग्वे है, ठीक है, जो हमारा अर्जेंटीना, जो हमारा ब्राज़ील है, इन 4 देशों से आपकी मकर रेखा गुजर रही है। किससे किससे गुजर रही है, चिली से गुजर रही है, नोट कर लीजिएगा दोस्तों। फिर उसके बाद आप कहानी अर्जेंटीना से गुजर रही है। कभी अगर पश्चिम से पूर्व या पूर्व पे पश्चिम लगाने के लिए भी पूछ सकता है, ऐसा ना सोचिएगा। अर्जेंटीना से गुजर रही है, फिर आपका पराग्वे से गुजर रही है और फिर आपका ब्राज़ील से गुजर रही है। ठीक है, और इधर किससे किससे ये जा रही है महारानी जी, ये महारानी जी जा रही हैं इक्वाडोर से। ठीक है, कहाँ से नहीं, इक्वाडोर से। और आप कहानी दोस्तों फिर कोलंबिया से और ब्राज़ील से। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि विषुवत रेखा 3 देशों से जाती है और मकर रेखा 4 देशों से जाती है। ब्राज़ील एक ऐसा देश है जो दोस्तों मकर रेखा और विषुवत रेखा दोनों में आता है। ठीक है, दुनिया का एकमात्र ही ऐसा देश है जहां से 2 रेखाएं गुजर रही हैं, विषुवत और मकर रेखा। ठीक है, बहुत बड़ा मतलब है दोस्तों, ये याद रखिएगा। नहीं तो इस तरह की ये बातें हो गई हैं, यहाँ से समझने वाली बातें हैं दोस्तों। हमारा जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, ये प्रशांत महासागर का पार्ट है और यह आपके नहीं दोस्तों उत्तरी है इसमें, और इसमें दक्षिणी भी है। उत्तरी अटलांटिक महासागर और दक्षिणी अटलांटिक महासागर का भी पार्ट, मतलब अटलांटिक महासागर या फिर अंध महासागर भी इसे कहते हैं, इसका पार्ट है। इसमें देखो लिखा भी हुआ है, ये देखिए साउथ अटलांटिक और इधर लिखा है साउथ पैसिफिक ओशियन। ठीक है, और फिर इधर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका कैरेबियन सागर पड़ता है, जो उत्तरीय सागर का, उत्तरी अटलांटिक महासागर का ही पार्ट है। तो यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हैं। आइए दोस्तों आगे बात करते हैं। इस महाद्वीप में बहुत सारे पक्षी पाए जाते हैं, अत्यधिक सांप पाए जाते हैं। याद रखिएगा, सर्वाधिक सांप यहीं पाए जाते हैं। एनोकोंडा का नाम आपने सुना होगा। एनोकोंडा नामक जो अर्थात भैया आपका नहीं सांप है, सबसे खतरनाक सांपों में से वो कई मूवियों में दिखाया गया है, देखे होंगे, वह यहीं पाया जाता है। ब्राज़ील दुनिया का दोस्तों याद रखिएगा देश है जहाँ पर सर्वाधिक सांप पाए जाते हैं, इसीलिए इस महाद्वीप को सांपों का देश भी कहा जाता है, कहीं कहीं लिखा रहता है। तो इसको मत चकित होइएगा। पक्षी भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं पाए जाते हैं। हम्बिंग बर्ड का नाम सुने हैं, हम्बिंग बर्ड, हम्बिंग बर्ड इस, जी हाँ दोस्तों, आपका नहीं
पक्षी यहाँ पाया जाता है, जिसे गुंजर पक्षी भी कहे जाते हैं। और दुनिया का सबसे ज़्यादा शिकारी पक्षी क्या है, नाम उसका बताएंगे आप लोग? दुनिया का सर्वाधिक जो शिकारी पक्षी है वह भी इसी महाद्वीप में। ये देखिए दोस्तों, ये पॉलिटिकल मैप है, ये फिजिकल मैप है। पॉलिटिकल मैप में क्या होता है, कोई देश का नाम दिखाया जाएगा, कोई राज्य का नाम दिखाया जाएगा, स्थान का नाम दिखाया जाएगा, वो पॉलिटिकल मैप होता है, ठीक है। और आपका पर्वत, पठार, नदियाँ, झरना, झील इत्यादि जलप्रपात जो दिखाए जाते हैं वह कहाँ दिखाए जाते हैं दोस्तों? वह आपके नहीं, याद रखिएगा, नहीं जानने वाली बातें हैं, वह फिजिकल मैप के पार्ट में आता है। किस में आता है? फिजिकल मैप के पार्ट में आता है। तो यहाँ से भी आपको समझना चाहिए था, जानना चाहिए था। तो दोस्तों हम लोग हर एक बात पर कर रहे हैं चर्चा, तो इसको अच्छे से देख लीजिए एक बार मैप और बना लीजिएगा प्लीज़। ये ऐसा नहीं कि आप लोग मत बनाइए भाई, नहीं बनाओगे तो समस्या आपके साथ होगी, मेरे साथ नहीं होगी। समस्या आपके साथ होगी, मेरे साथ नहीं होगी। जो मेरा काम है वो मैं कर रहा हूँ, ठीक है, जो मेरा काम है वो मैं कर रहा हूँ। जो आपका काम है उसको प्लीज़ करिए, क्योंकि जब तक दोनों लोग एक दूसरे का साथ नहीं देंगे ना, तब तक कोई काम होने वाला नहीं है, ठीक है। जल्दी से कर लीजिए, ठीक। हम लोग अभी तो बहुत सारी बातों पर चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, स्लाइड देखिए। यह गोंडवाना लैंड का भाग है। कौन? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। यह गोंडवाना लैंड का भाग है। यहाँ लैटिन आप कहानी क्या है दोस्तों? अमेरिका का भाग है। अच्छा, लैटिन अमेरिका का भाग क्या है दोस्तों? कहने का मतलब जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ठीक है, जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आपको बता दें, यहाँ से जो संयुक्त राज्य अमेरिका का पार्ट समाप्त होता है, मैक्सिको से लेकर के पूरा दक्षिणी अमेरिका तक ये लैटिन अमेरिका का भाग आता है। यहाँ पर मध्य अमेरिका का भी पार्ट पड़ता है, मैक्सिको, मध्य अमेरिका और पूरी अमेरिका और कैरेबियन द्वीप, ये सब आपका क्या है दोस्तों? लैटिन अमेरिका का भाग कहलाता है, ठीक है। यहाँ जान लीजिए, लिखा भी होगा। मैक्सिको हो गया आपका, मध्य अमेरिका होगा, वेस्ट इंडीज हो गया, दक्षिणी अमेरिका समूह के लैटिन अमेरिका कहा जाता है, जितने भी समूह के देश हैं। अच्छा, इसकी ही आकृति कहाँ कैसी है इस महाद्वीप की? तो त्रिभुजाकार है। इस महाद्वीप की आकृति कैसे है आप देख रहे होंगे, त्रिभुजाकार है, ठीक है ना। ब्लैक पेन ले लेता हूँ तो समझ में आएगा, मतलब ब्लैक मार्कर से है। तो ये देखिए आपका त्रिभुजाकार आकृति है। कैसी है? त्रिभुजाकार आकृति है। तो इसको भी आप समझ सकते हैं। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को क्या कहते हैं भैया? अफ्रीका का प्रतिबिंब कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? जाहिर सी बात है, अफ्रीका का प्रतिबिंब कहा ही जाएगा, क्योंकि अफ्रीका के पश्चिमी भाग में स्थित है। ये बातें आपको समझना चाहिए था। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को सांपों का देश कहा जाता है, क्योंकि ब्राज़ील या फिर दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को सांपों का देश कहा जाता है, क्योंकि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में सर्वाधिक सांप पाए जाते हैं। आगे क्या है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को क्या है भैया? पक्षियों का महाद्वीप भी कहा जाता है, कहीं कहीं लिखा रहता है। और एक यहाँ पर पक्षी पाया जाता है जिसका नाम है केंडोर, ठीक है। क्या नाम है? केंडोर नामक पक्षी है। यह दुनिया का सर्वाधिक शिकारी पक्षियों में से एक है। दुनिया का सर्वाधिक शिकारी पक्षी यही को माना जाता है। आगे दोस्तों, इस महाद्वीप में कुल 13 देश हैं दोस्तों, जो से हमने अभी बताया था, जिसमें से 11 तटीय जबकि 2 स्थल अवरुद्ध देश हैं। इसमें से बोलिविया और पराग्वे हैं जो स्थल अवरुद्ध हैं। इस महाद्वीप के उत्तरीय देश जो है वह कोलंबिया देश है, ठीक है। जबकि दक्षिणी भाग टेरा डेल फ्यूगो का है दोस्तों, यह एक द्वीप है, वहीं पर है। आगे है क्षेत्रफल की दृष्टि से यह महाद्वीप चौथा, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से 5वां स्थान रखता है, ठीक है, 5वां स्थान रखता है। आगे क्या है दोस्तों?
क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश यहाँ का ब्राजील है। ठीक है, सबसे बड़ा देश ब्राजील है, जिसका नाम ब्राजील के नाम से पड़ा है। यहाँ के प्रसिद्ध बंदरगाह रियो डी जेनेरियो में 22 अप्रैल 1922 को क्या है, पृथ्वी सम्मेलन मनाया गया। इसीलिए हर वर्ष 22 अप्रैल को क्या है दोस्तों, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। जनसंख्या की दृष्टि से ब्राजील को कोलंबिया और अर्जेंटीना जो है दोस्तों अग्रणी देश हैं। यहाँ पर जनसंख्या की दृष्टि से ब्राजील, कोलंबिया और अग्रणी देश कौन सा है दोस्तों, अर्जेंटीना है। कहने का मतलब सर्वाधिक जनसंख्या ब्राजील में है, फिर कोलंबिया में है, फिर अर्जेंटीना में है। जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा ब्राजील, उसके बाद अर्जेंटीना, पराग्वे और पेरू और फिर कोलंबिया। ब्राजील, अर्जेंटीना, पेरू और कोलंबिया क्रमशः स्थान है। कोलंबिया देश की सीमा प्रशांत महासागर से और साथ ही साथ कैरेबियन सागर से लगती है। ठीक है ना दोस्तों। जो पनामा नहर है, ठीक है, पनामा नहर को ये कहा जाता है दोस्तों, पनामा नहर है उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से अलग करती है। पनामा जो नहर है इसको उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से क्या करती है, अलग करती है। भूमध्य रेखा देख लीजिए दोस्तों, कहाँ कहाँ जाती है। यहाँ पर इक्वाडोर से जाती है, कोलंबिया से जाती है, ब्राजील से जाती है। जबकि मकर रेखा आपके चिली से जाती है। ठीक है, चिली से जाती है, अर्जेंटीना से जाती है, पराग्वे से जाती है और आपके ब्राजील से होकर के जाती है। यहाँ इतने देशों से यह जाती है। आइए दोस्तों पर्वत श्रृंखला देख लेते हैं। इस महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है, जो कि एक नवीन वलित पर्वत है। इसकी लंबाई जी हाँ दोस्तों 7000 किलोमीटर से 7200 किलोमीटर तक है। आइए दोस्तों इसको देखिए, मैप में देखिए पहले दोस्तों। ये है आपकी एंडीज पर्वत श्रृंखला, याद रखिएगा, ये है आपकी एंडीज पर्वत श्रृंखला। अब आप समझ सकते हैं कि यह कितनी लंबी पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, दुनिया के एक छोर से दूसरे छोर तक है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है एंडीज पर्वत श्रृंखला। ठीक है, एंडीज पर्वत श्रृंखला, एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है यह विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। आइए दोस्तों कुछ देख लेते हैं इसके बारे में। जैसे आपने एंडीज पर्वत का नाम सुना होगा, ये पर्वत श्रृंखला है यहाँ एंडीज। रॉकी का नाम सुना होगा आप, ठीक है, एंडीज हो गया, रॉकी हो गया। फिर उसके बाद कौन होता है दोस्तों, आपका हिमालय हो गया, चौथे नंबर पर आता है और तीसरे नंबर पर हिमालय, चौथे नंबर पर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आता है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आता है। फिर आपका स्कैंडिनेवियन हो गया, स्कैंडिनेवियन हो गया। फिर आपका एटलस हो गया। फिर आपका क्वीन मोड हो गया, क्वीन मोड हो गया। तो कहने का मतलब ये सब दोस्तों आपके लिए क्या है, पर्वत श्रृंखलाएं हैं। अब देखिए दोस्तों, कहने का मतलब एंडीज पर्वत श्रृंखला कहाँ की है भैया, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की है। फिर रॉकी कहाँ की है, सॉरी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की है। फिर ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की है। ये आपका एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। यह ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है दोस्तों, यह यूरोप महाद्वीप की है। इसके ये कितना मिस्टेक हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की है। ये आपका यूरोप महाद्वीप की है। ये आपकी अफ्रीका महाद्वीप की है। क्या अफ्रीका महाद्वीप की है? ये आपकी नहीं, अंटार्कटिका महाद्वीप की है, अंटार्कटिका। तो ये सातों महाद्वीप की हमने जो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनको लिख दिया। ये सारी पर्वत श्रृंखलाएं जो है दोस्तों वह नवीन वलित पर्वत
श्रृंखला है। ठीक है, ये सभी पर्वत श्रृंखलाएं कैसी हैं? नवीन वलित पर्वत श्रृंखलाएं हैं। आइए दोस्तों, ये सब कैसी हैं? नवीन वलित पर्वत श्रृंखलाएं है ना। कैसी हैं? नवीन वलित पर्वत श्रृंखलाएं हैं। इनको देख लीजिए अच्छे से। चलिए आइए देखते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे की बातें भी बहुत शानदार हैं। ठीक है, चलिए 72 से, यह विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इसकी सबसे ऊंची चोटी एकांका गुहा है। इसकी क्या है दोस्तों? सबसे ऊंची चोटी एकांका गुहा है, जो चिली और अर्जेंटीना में है। विश्व का सबसे ऊंची ज्वालामुखी जो है वह कौन है भैया? कोटोपैक्सी। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, कोटोपैक्सी दुनिया की सर्वाधिक अर्थात ऊंचाई पर स्थित सबसे बड़ी झील है। दुनिया की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सबसे बड़ी क्या है दोस्तों? झील है। ये बातें आपको पता, सबसे बड़ी ज्वालामुखी है। ये बातें याद रखिएगा दोस्तों, दुनिया की नहीं। अब यहाँ पर समझने वाली बातें क्या है? जबकि विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित जो ज्वालामुखी वह है चिम्बाराजो। क्या है? चिम्बाराजो है, जो एक मृत ज्वालामुखी है। और आपको बता दे, ये दोनों इक्वाडोर में ही स्थित है। कौन? कोटोपैक्सी और चिम्बाराजो। लेकिन जो इक्वाडोर में स्थित कोटोपैक्सी है, यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। जबकि सुसुप्त या दोस्तों आपको पता होना चाहिए, शांत कह सकते हो, ज्वालामुखी आपकी चिम्बाराजो है। जबकि मृत ज्वालामुखी एकांका गुहा है, और यह भी कहाँ है? एंडीज पर्वत पर है। अब देखिए, जो एंडीज पर्वत पर आपका एकांका गुहा है वह कहाँ है दोस्तों? आपको पता होना चाहिए कि यह चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पर है। लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि एकांका गुहा क्या है दोस्तों? एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। क्या है? एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची चोटी है। ठीक, सबसे ऊंची चोटी है। कौन? एकांका गुहा। दोस्तों यह भी पता होना चाहिए कि एकांका गुहा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, और यह एक ज्वालामुखीय पर्वत है। यह क्या है? एक ज्वालामुखीय पर्वत है। तो यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हैं। ठीक है, एंडीज पर्वत श्रृंखला के कारण ही आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जो आटाकामा मरुस्थल आप देख रहे होंगे, दुनिया का सबसे शुष्कतम मरुस्थल कहा जाता है। उसमें जी हाँ दोस्तों, एक जो आटाकामा मरुस्थल चिली का पार्ट उत्तरी वाला है, वह जो वृष्टि छाया क्षेत्र में आ जाता है। इसका कारण एक यह भी है कि आटाकामा मरुस्थल का जो जन्म होता है वह एंडीज पर्वत के प्रमुख रोल के कारण ही होता है। लेकिन दोस्तों इसमें एंडीज पर्वत की ही अकेले देन नहीं है। इसमें आपको ये भी पता होना चाहिए, जो हम्बोल्ट या पेरू की ठंडी जलधारा प्रवाहित होती है, हम्बोल्ट या पेरू की ठंडी जलधारा प्रवाहित होती है, वह इसी के कारण होती है। यह बातें आपको जानना चाहिए था। ठीक है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे आइए दोस्तों, आगे क्या है? आटाकामा मरुस्थल। आटाकामा मरुस्थल क्या है दोस्तों? यह विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। यह क्या है? विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है। जी हाँ दोस्तों, आटाकामा मरुस्थल विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थलों में से एक है, जो विशेष करके कहाँ है? चिली में है।
लिखा है दोस्तों जो चिली में स्थित है, इसका शुष्कता का कारण क्या है? तो शुष्कता का कारण हमने बताया, इसका शुष्कता का कारण है पेरू या हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा और साथ ही साथ एंडीज पर्वत के कारण। लेकिन दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण रोल क्या है? आप देख रहे होंगे जितने भी महाद्वीप आप देख रहे होंगे उसमें हर एक महाद्वीप के पश्चिमी ही भाग में जी हाँ मरुस्थलों का जन्म क्यों हुआ? क्या आपने ऐसा कभी अनुमान लगाया? और यूरोप महाद्वीप क्यों बच करके निकल गया, क्यों नहीं अर्थात वहाँ मरुस्थल का जन्म हुआ? क्या आपने इसका कभी कारण सोचा? तो आप दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि ये जो मरुस्थल का जन्म हुआ है, याद रखना ये जो आपकी पवने हैं ना, जिसमें व्यापारिक पवने हैं और जो आपकी पछुआ पवने हैं, उन पवनों के साथ जो आर्द्रता का निर्माण होता है, ठीक है ना, और अवरोधक बीच में उत्पन्न होते हैं, तो जो प्रभाव है पवनों का वह याद रखना दोस्तों, जहां पर नमी युक्त बनना चाहिए वहां पर अत्यधिक आर्द्र युक्त बन जाता है, ठीक है। एक उष्णता का क्षेत्र बन जाता है जाते जाते वहां पर, और विशेष करके ठंडी जलधाराओं का प्रवाहित होना हर एक महाद्वीप के पश्चिमी भाग में आप उठा करके देख लीजिए दोस्तों, आपको ठंडी, चाहे आप कहां पर देख लीजिए, उत्तरी अमेरिका में ब्रिटिश कोलंबिया या फिर कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा जो पश्चिमी भाग में प्रवाहित होती है, फिर यहाँ दक्षिणी अमेरिका में पेरू की ठंडी जलधारा या हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा देख लीजिए, फिर अफ्रीका महाद्वीप में वेंगुएला की ठंडी जलधारा देख लीजिए, फिर आप कहानी जी हाँ ऑस्ट्रेलिया में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया ठंडी जलधारा देख लीजिए। लेकिन आपको यूरोप में पश्चिमी भाग में ठंडी जलधारा प्रवाहित होते हुए नहीं दिखेगी। इसका कारण क्या हुआ दोस्तों? क्योंकि जो उत्तरी अटलांटिक प्रवाह है, जो गल्फ स्ट्रीम के नाम से प्रवाहित माना जाता है, वह जा करके यूरोप में गर्म कंबल का रूप ले लेती है, क्योंकि वो जलधारा इतनी गर्म होती है, इतनी तीव्र प्रवाहित होती है कि वहाँ के मौसम को क्या कर देती है दोस्तों, गर्म गर्म कर देती है। इसलिए वहाँ पर चाहे नॉर्वे की जो आपकी एक गर्म धारा प्रवाहित होती है, या फिर रेनेल, नया नाम सुन रहे होंगे, जो स्पेन और फ्रांस के आसपास प्रवाहित होती है दोस्तों, इसी के कारण वहाँ पर ऐसा नहीं हो पाता है। कई कारण बनते हैं जलधाराएं, और जब आपका मरुस्थल का भी पार्ट पढ़ाऊंगा अलग से, तो उसमें बहुत सारी चर्चाएं विथ मैपिंग के साथ समझाने को मिलता है। आइए दोस्तों आगे देखिए, पेंटागोनिया का मरुस्थल। जी हाँ दोस्तों, यह पेंटागोनिया का मरुस्थल, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर है, अर्जेंटीना में है। यह एंडीज पर्वत के वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है और एंडीज पर्वत के पादीय क्षेत्र में पड़ता है। पादीय क्षेत्र का मतलब समझते हैं, जहां पर पर्वत का द एंड होता है, मतलब जी हाँ, या पठारी भाग या फिर स्थलीय भाग का शुरुआत होती है, वहां पर इसका जन्म हुआ है। साथ ही साथ दोस्तों इसका जन्म होने का कारण है एंडीज पर्वत, और दूसरा फॉकलैंड की ठंडी जलधारा। जब आप यहाँ पर देखेंगे, ठीक है ना दोस्तों, ये है आपका पेंटागोनिया, ठीक है, यहाँ पर जो अर्जेंटीना का पार्ट है, यहीं पर इस मरुस्थल का जन्म होता है। तो इस वाले पार्ट में नहीं, यहाँ पर क्या है, ये एंडीज पर्वत है, ठीक है, ये एंडीज पर्वत की एक लंबी पर्वत श्रृंखला है भाई। तो यहाँ पर पाद जो समाप्त होता है, इधर से ऐसे फॉकलैंड ठंडी जलधारा है, तो भाई जाहिर सी बात है कि इधर से ध्रुवों से नहीं अर्थात विषुवत रेखा की ओर प्रवाहित होगी, तो यहाँ पर ठंडी जलधारा प्रवाहित होती है। अब ठंडी जलधारा प्रवाहित होने के कारण न इसका वर्षा हो पाता है इधर, और इधर एंडीज पर्वत होने के कारण क्या होता है दोस्तों, जो इधर से ब्राजील की गर्म जलधारा आती रहती है, ठीक है, जिसके कारण यहाँ पर वाष्पन बनता है, और जैसे ही स्थल में प्रवाहित होना चाहती है वर्षा कराने की, तो एंडीज पर्वत क्या होता है दोस्तों, उसको रोक लेता है। इसी के कारण यहाँ पर यह मरुस्थलीय क्षेत्र का जन्म हो जाता है। इस मरुस्थलीय क्षेत्र का क्या हो जाता है दोस्तों, जन्म हो जाता है। तो यहाँ से भी बातें आप समझ सकते हैं। आगे आइए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं अमेजन नदी पर। किस पर? अमेजन नदी पर। एक मिनट तो
इस तरह देखे होंगे दोस्तों, आपने यहां से समझा। अब आइए अमेजन नदी के बारे में समझते हैं। अमेजन नदी एंडीज पर्वत के पूर्वी भाग से निकलती है, जो पेरू के आसपास से निकलती है। जो पेरू एक देश है, ठीक है, वहां से यह निकलती है दोस्तों। निकलने के बाद ब्राजील में सर्वाधिक प्रवाहित होते हुए जा करके भूमध्य रेखा के निकट, जी हाँ दोस्तों, जो आपका कैरेबियन सागर का एक पार्ट होता है जो आता है उत्तरी अटलांटिक महासागर के भाग में, लेकिन दोस्तों वहीं से आपका दक्षिणी अटलांटिक महासागर भी स्टार्ट होता है, एकदम पास ही है। उसी पर जाकर के क्या होती है, यह नदी का मुहाना स्थित है। अब देखिए दोस्तों, जहां पर यह नदी जाकर के गिरती है तो वहां पर एक बहुत बड़े डेल्टाई क्षेत्र का निर्माण होता है। वहां पर क्या होता है, एक बहुत बड़े डेल्टाई क्षेत्र का निर्माण होता है, जिसको हम लोग अमापा के नाम से जानते हैं। क्या नाम दोस्तों, अमापा के नाम से जानते हैं। जिस तरह आपके गंगा और ब्रह्मपुत्र जब मेघना के रूप में आगे जा करके बंगाल की खाड़ी में क्या होती है दोस्तों, अपना मुहाना मतलब गिराती है, तो वहां पर एक डेल्टाई क्षेत्र का निर्माण करती है, जिसे सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। उसी तरह दोस्तों यहाँ पर भी अमापा का निर्माण होता है, जो आपका क्या होता है, दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा डेल्टाई क्षेत्र बनता है। और यहाँ से ही दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो ये अमेजन नदी है, यहीं पर एक क्या है दोस्तों, बंदरगाह स्थित है, जो विश्व का सबसे अंतरतम बंदरगाहों में से एक है। और यह बंदरगाह ब्राजील में स्थित है। कहाँ पर है, ब्राजील में स्थित है। आपको ये भी पता होना चाहिए दोस्तों कि अमेजन नदी अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से, ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। कहने का मतलब सबसे बड़ी है, और विश्व की यह सबसे बड़ी नदी तो वैसे भी है। अब कहोगे सर बड़ी और लंबी में अंतर क्या होता है, आइए दोस्तों देख लीजिए। कहने का मतलब जैसे विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वो तो नील नदी है। ये जैसे नदी ऐसे प्रवाहित हो रही है, ये तो हो गया इसकी लंबाई की दृष्टि से, मान लीजिए नील नदी। अब ये मैंने नील नदी का क्षेत्र बना दिया कि भाई नील नदी है, लेकिन जो अमेजन नदी है, ठीक है, अमेजन नदी है, वह दोस्तों लंबाई की दृष्टि में तो विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है, लेकिन आपका जो चौड़ाई है उसकी, अपवाह क्षेत्र है जो उसका, वह सर्वाधिक है। कहने का मतलब ये देख रहे होंगे अपवाह क्षेत्र आपका क्या है, सर्वाधिक है। इसलिए यहाँ से आपको समझना चाहिए था, जानना चाहिए था, क्योंकि यह भी महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक है, आइए समझते हैं। पेरू के पास से ही एंडीज पर्वत से निकलकर ब्राजील होते हुए भूमध्य रेखा के पास अटलांटिक महासागर में गिरती है, और वहीं पर एक डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे मकापा, ठीक है ना दोस्तों, कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मकापा कहा जाता है। पृथ्वी की सबसे बड़ी नदी तथा दूसरी सबसे लंबी नदी, जिसकी कुल लंबाई 5640 किलोमीटर के आसपास है। कितना, 5640 किलोमीटर के आसपास है। ये नदी ऐसे देख भी रहे होंगे कि ये प्रवाहित होते हुए जाती है। इसमें बहुत सारी है, रियो निग्रो नदी इसकी सहायक नदी है, ठीक है ना, जापुरा है, ऐसा नाम आपने देखा होगा, दिख रहा होगा, तो पुरुष है। ऐसे बहुत सारी इसकी क्या है दोस्तों, सहायक नदियां हैं। आगे क्या लिख रहा है, इस नदी के आसपास उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, ठीक है, जिसे अमेजन वर्षा वन कहते हैं, या फिर इन्हीं को ब्राजील में सिल्वास के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, इसी को पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है पृथ्वी का फेफड़ा, क्योंकि इसलिए आपको जानना चाहिए कि भाई सर्वाधिक ऑक्सीजन का उत्पादन यही करते। आप अच्छी तरह जानते हैं कि पेड़ पौधे जो होते हैं वो ऑक्सीजन का सर्वाधिक क्या करते हैं दोस्तों,
जी हाँ, विकास करते हैं, मतलब निर्माण करते हैं ऑक्सीजन बनाने में, मेन तो वही है। तो इस तरह जितना वन होगा दोस्तों उतना ज़्यादा ऑक्सीजन निकलेगा। सर्वाधिक वन यहीं पर है, और विश्व में सर्वाधिक वह देश कौन सा जहाँ वन है, वह है ब्राज़ील। ठीक है, याद रखिएगा। नहीं, आइए दोस्तों, इसे पृथ्वी का क्या कहा जाता है, फेफड़ा कहा जाता है। यह विश्व का सर्वाधिक ऑक्सीजन उत्पादन करने वाला देश भी है। ठीक है ना दोस्तों, वन है। इसी नदी पर विश्व का सबसे अंतरतम बंदरगाह जो है मनुस ब्राजील में स्थित है। इस नदी की प्रमुख सहायक नदी जयपुरा, जुरुआ, ठीक है ना दोस्तों, पुरुष, ठीक है, मदेरा, पारा आदि हैं। आगे है पराना नदी। कौन सा नदी, पराना नदी। यह नदी ब्राजील के पठार से निकलती है। यह ब्राजील और पराग्वे के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। ठीक है, इसकी दो प्रमुख सहायक नदियां, एक पराग्वे और दूसरा है उरुग्वे। ठीक है, आइए दोस्तों, ये नदियां जहां मिलती हैं वहां एक त्रिय दाब का क्षेत्र बनता है। ठीक है, त्रिय दाब का क्षेत्र बनता है जिसे हम ला प्लाटा का क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ देख लीजिए दोस्तों, यह आपकी पराना नदी है। ठीक है, इधर से आती है आपकी पराग्वे मिलती है, और दोस्तों इधर से आती है उरुग्वे। पराना नदी आपके ब्राजील और पराग्वे के मध्य सीमा का निर्धारण करती है। पराग्वे नदी अर्जेंटीना और पराग्वे के बीच सीमा का निर्धारण करती है। उरुग्वे नदी ब्राजील और, ठीक है ना दोस्तों, उरुग्वे के बीच और अर्जेंटीना के बीच सीमा का निर्धारण करती हैं। और यहीं पर आपका जो ये त्रिदाब का क्षेत्र बनता है, अभी तक आपने द्वाब का नाम सुना होगा, यह त्रिदाब का क्षेत्र है। और आगे जा कर के यहाँ पर ये है रियो डी ला प्लाटा की खाड़ी, जो आपके दक्षिणी अटलांटिक महासागर में है। वहीं पर जा कर के यह क्या करती है दोस्तों, अपना मुहाना बनाती है। ठीक है, चलिए, पराना नदी पर ब्राजील और पराग्वे के बीच एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है इट्यूप। नाम देख लीजिएगा, इट्यूप बांध है। यह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे ऊंचे बांधों में से एक है दोस्तों, मतलब सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, यह नदी डियो ली प्लाटा की खाड़ी में जा करके गिरती है। अगली नदी है ओरोनिको नदी। ठीक है, यह नदी गुयाना के पठार से निकलती है, और निकलने के बाद, जी हाँ दोस्तों, कोलंबिया एवं वेनेजुएला की देश की सीमा बनाते हुए, ठीक है ना दोस्तों, आगे जा करके कैरेबियन सागर में गिरती है। ठीक है, इसकी प्रमुख सहायक नदी है कैरो नदी या कैरीन नदी। जी हाँ, जिस पर विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात स्थित है, जिसकी कुल ऊंचाई 769 मीटर है। जिसकी कुल ऊंचाई कितना है, 769 मीटर है, ये भी जान लीजिए। आगे है टिटिकाका झील। इस झील का विस्तार बोलिविया और पेरू में पाया जाता है। यह विश्व की सबसे ऊंची झील है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा ये भी और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। दोनों सब जितना भी पढ़ाया जा रहा मोस्ट इंपॉर्टेंट ही है। तो दोस्तों यह झील नावगम्य झील है। इतना अधिक ऊंचाई पर स्थित होने के कारण भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि यहाँ पर नावें चलती हैं, नावगम्य झील है। और आपको बता दें, इसे हनीमून झील के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, हनीमून झील के नाम से भी जाना जाता है। आगे है दोस्तों माराकायनो झील। यह समुद्र में निर्मित होने वाली लैगून झील है एक, और यह लौड़िया झील है। यह वेनेजुएला के उत्तरी पश्चिमी सीमा पर स्थित है। यहाँ पर पेट्रोलियम के भंडार अत्यधिक पाए जाते हैं। पेट्रोलियम के भंडार अधिक पाए जाते हैं। प्रमुख घास के मैदान, ठीक है, प्रमुख घास के मैदान एक है लानोस। जी हाँ दोस्तों, लानोस है या कंपोस है, ये ऐसे घास के मैदान हैं जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं। और अगर उष्णकटिबंधीय घास के मैदान हैं तो नो डाउट जो घासें होंगी, ठीक है ना दोस्तों, क्या होंगी, हार्ड होंगी। जाहिर सी बात है, जो तपेगा तो दोस्तों वह मजबूत होगा ही होगा। तो कहने का मतलब ये जो घासें होती हैं वो जानवरों के लिए लाभप्रिय नहीं होती, आप जान लीजिए। उष्णकटिबंधीय घासें जो होती हैं उसमें हार्डनेस होती है, उतना फायदेमंद नहीं होती है, जाहिर सी बात है।
और जो आपकी नहीं क्या है दोस्तों शीतोष्ण घास की मैदान होती हैं वह क्या होती हैं लाभप्रद होती हैं। ठीक है, वो क्या होती हैं लाभप्रद होती हैं, यहाँ से भी जानिएगा। तो यह उष्ण घास के मैदान है जो कोलंबिया में पाए जाते हैं, विशेषकर कुछ पार्ट इसका वेनेजुएला में भी मिलता है, ये जान लीजिएगा। कंपास जो घास का ये भी उष्ण घास के मैदान है। देखिए दोस्तों उष्ण घास के मैदान का जो विस्तार है उसको सवाना कहा जाता है, लेकिन अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से लिया जाता है। ठीक है, जो सवाना का पार्ट अर्थात आपको दिखाई देगा वह अफ्रीका महाद्वीप में दिखाई देगा। ठीक है, चलिए ब्राजील में स्थित है, जल्दी से देख लेते हैं। ग्रान चाको, ठीक है, यह एक घने वन या फिर अत्यधिक जो है दोस्तों घास का जो घना क्षेत्र होता है उसको कहा जाता है, और यह विशेषकर अर्जेंटीना और पराग्वे में है। पंपास एक घास का मैदान है दोस्तों, और अर्जेंटीना के लिए बहुत बड़े लाभप्रद है दोस्तों, याद रखना। अर्जेंटीना में आपको पता है ना गेहूं की चंद्राकार पेटी का नाम सुने होंगे, यहीं पर पाई जाती है दोस्तों। क्या गेहूं की चंद्राकार पेटियां यहीं पर पाई जाती हैं। तो शीतोष्ण घास का मैदान है, ये भी बातें हैं। फजेंडा, फजेंडा क्या है दोस्तों आपका एक, जी हाँ दोस्तों, जो एक कहवा का नाम सुने होंगे जिससे काफ़ी आती है, उसी के बागान का नाम है फजेंडा। ठीक है, कहाँ पर है ये ब्राज़ील में है। दुनिया का सर्वाधिक, जी हाँ दोस्तों, कॉफ़ी या कहवा उत्पादन करने वाला देश आपका ब्राज़ील है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले कि ब्राज़ील में स्थित जो फजेंडा कहवा का बागान वो तो ठीक है, लेकिन कॉफ़ी का मूल पौधा कहाँ से प्राप्त हुआ या फिर कॉफ़ी मूल पौधा कहाँ का है, तो क्या इसका भी उत्तर है आपके पास। दोस्तों आपको बता दें इथोपिया एक देश है जो केन्या से लगता हुआ अफ्रीका महाद्वीप में, वहाँ से कॉफ़ी का अर्थात जन्म हुआ है, मूल पौधा वहाँ का है। ठीक है, आइए दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए कि कॉफ़ी का प्रमुख किस्म जो होती हैं वो रोबिस्टा और आयरविका होती हैं। क्या होती हैं आयरविका होती हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए साओ पाउलो का नाम सुनेगा ना, साओ पाउलो, ठीक है ना। तो जो साओ पाउलो है दोस्तों वह कॉफ़ी कहानी क्या है या कहवा की मंडी कहलाता है। जो सेंटोस है यहाँ पर लिखा हुआ है यह कॉफ़ी के बंदरगाह के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से देख लीजिए, यहाँ कुछ पवनें चलती हैं। अर्जेंटीना, पराग्वे, उरुग्वे में चलने वाली ठंडी पवन को पेम्पेरो के नाम से जाना जाता है, जबकि ब्राज़ील में चलने वाली पवन को सिराजो के नाम से, नया नाम है नोट कर लीजिएगा, सिराजो के नाम से जाना जाता है। अच्छा, आपका सोयाबीन के उत्पादन में विश्व में यूएसए नंबर 1 पर है। ठीक है, और आप कहानी जो क्या है दोस्तों, क्या नीचे जो महत्वपूर्ण है, क्या ब्राज़ील यह विश्व में दूसरे स्थान पर है। यह क्या है विश्व में दूसरे स्थान पर है। और साथ ही साथ अनानास का नाम सुने होंगे, इसमें भी ये दूसरे स्थान पर है। तम्बाकू में चीन के बाद स्थान है। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद आपको पता होना चाहिए केला के उत्पादन में, केला के उत्पादन में विश्व में चौथा स्थान है ब्राज़ील का। केला के उत्पादन में ब्राज़ील का विश्व में चौथा स्थान है, जबकि इक्वाडोर दुनिया का सर्वाधिक केला निर्यातक करने वाला देश है। इक्वाडोर दुनिया का सर्वाधिक केला निर्यातक देश है, ये जानना चाहिए। आगे क्या है दोस्तों, गिना का पठार है। इस पठार का विस्तार गुयाना, सूरीनामा और फ्रेंच में यह पठार तेल भंडार के लिए जाना जाता है। ब्राज़ील का पठार, यह पठार दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा पठार है। ठीक है, अगला है बोलिविया का पठार, यह दक्षिणी अमेरिका का सबसे ऊंचा पठार है। यह दक्षिणी अमेरिका का सबसे ऊंचा पठार है, यहाँ से भी देख लीजिए। आइए दोस्तों लास्ट के कुछ पॉइंट बचे हैं, इनको भी देख लेते हैं। गोला पैगास द्वीप, यह द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित है। इस द्वीप से भूमध्य रेखा गुजरती है। यह द्वीप इक्वाडोर का भाग है। इसके दो भाग हैं, एक पश्चिमी एक पूर्वी। इसके बीच में फॉकलैंड नामक एक जल संधि है।
टेरा डेल फ्यूगो द्वीप, यह द्वीप दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का दक्षिणतम भाग है। इसके दो भाग हैं, एक पश्चिमी भाग जो चिली का अधिकार है, दूसरा पूर्वी भाग जिस पर अर्जेंटीना का अधिकार है। फॉकलैंड द्वीप दक्षिणी अमेरिका का एक महत्वपूर्ण द्वीप, जी हाँ, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित है। यह भाग अर्जेंटीना का, पर इस पर अधिकार ब्रिटेन का है। फॉकलैंड जलधारा यहीं पर बहती है जो ठंडी जलधारा है। इस द्वीप को मैगेलन जनसंधि दक्षिणी अमेरिका की मुख्य भूमि से अलग करती है। केप हॉर्न के नाम से इसे जाना जाता है। केप हॉर्न चिली का एक पार्ट पड़ता है दोस्तों, ये पार्ट भी आपको जानना चाहिए। लास्ट में आकर देखते हैं दोस्तों कुछ लौह खनिज हैं, लौह अयस्क। इस महाद्वीप में लौह अयस्क के लिए इटावरी, ठीक है, जो खान है प्रसिद्ध है, वह ब्राजील में स्थित है। मैग्नीज के लिए कौन है विश्व में सर्वाधिक, जी हाँ, प्रसिद्ध क्षेत्र अमापा क्षेत्र, जो अमेजन और विषुवत रेखा के मध्य में स्थित है, यह ब्राजील में स्थित है दोस्तों। बॉक्साइट गुयाना और सूरीनाम बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। तांबा के लिए चिली में स्थित चुक्कीकामाता, ठीक है ना दोस्तों, चुक्कीकामाता बहुत प्रमुख है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये, अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट खान है जो विश्व में तांबे के लिए प्रसिद्ध है। टीन के लिए कौन है बोल्बिया है। पेट्रोलियम के लिए मैरकाबो झील प्रसिद्ध है। और नाइट्रेट के लिए आटाकामा या चिली प्रसिद्ध है, ठीक है, आटाकामा या फिर चिली प्रसिद्ध है। जनजातियां, मूल निवासी रेड इंडियन, मूल निवासी यहाँ कौन है रेड इंडिया। मुलेटो जो है वह अश्वेत प्लस यूरोपियन से मिल करके मुलेटो जनजाति बनी है। जेम्बो से में अश्वेत और निग्रो से मिलकर के जेम्बो बनी है। मुस्टेजो इंडियन प्लस यूरोपियन मिलकर के मुस्टेजो। फायोड तट क्या होता है दोस्तों, जैसे हमारे पीठ में ये रीढ़ की हड्डी है ना, ऐसे कटे पटे, उसी को बोलते हैं फायोड तट, ठीक है। फायोड तट क्या है ध्यान से देखिए दोस्तों, चिली में स्थित अत्यधिक विस्तृत है, जी हाँ दोस्तों, फायोड तट, जी हाँ, जबकि विश्व में सर्वाधिक फायोड तट कहाँ पाए जाते हैं, नॉर्वे में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, नॉर्वे में पाए जाते हैं, ये जानना चाहिए आपका। ये सीमा का कटा छटा भाग है। विश्व का सबसे शुष्कतम क्षेत्र अकीरा जो उत्तरी चिली में स्थित है दोस्तों, यहीं पर है। यह आटाकामा मरुस्थल में स्थित है। यह क्या है दोस्तों, आटाकामा मरुस्थल में स्थित है। ये जानना आपके लिए जरूरी है, ये जानना आपके लिए जरूरी था। तो इस तरह दोस्तों हम लोगों ने धीरे धीरे एक एक करके सारी बातें कर लिया है, ठीक है, ये जानना चाहिए आपको। नहीं, एक है चैको का मैदान, ठीक है, कपास उत्पादन का यह क्षेत्र है चैको का मैदान, और ये कहाँ पर पाया जाता है, अर्जेंटीना में, ठीक है, चैको का मैदान, ठीक है, कपासीय क्षेत्र है, कहाँ पाया जाता है, तो अर्जेंटीना में पाया जाता है। इसको नोट कर लीजिएगा दोस्तों। मान लीजिए कभी आ ही जाए तो क्या करेंगे हम लोग, फिर तो आप कहेंगे अरे सर ने हमको बताया ही नहीं था, ठीक है। लामा नामक ऊंट की प्रजाति जो है वह इंडीज पर्वत के आसपास पाई जाती है दोस्तों, ये भी पता होना चाहिए। जी हाँ, यहीं पर है आसपास का क्षेत्र। तो इस तरह यहाँ से उरुग्वे पहला देश था जो फीफा वर्ल्ड कप जीता था, देखे होंगे, जो फुटबॉल से संबंधित है दोस्तों, तो यहीं पर स्थित था, ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने हर एक प्रमुख बातों पर बातें कर लिया है, ये जानना चाहिए आपको। नहीं दोस्तों, अब यहाँ से आपके एक भी प्रश्न छूटेंगे नहीं, जहाँ तक मैं जानता हूँ हर एक प्रश्न पर हमने बातें कर ली है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सिलसिला, ठीक है, जो आपके लिए यहीं पर समाप्त होता है। आप हमें आज यहीं पर इजाज़त दे दीजिए। कल फिर हमारी आपकी मुलाकात होगी एक नए शानदार आयाम के साथ। फिर जुड़े रहिए हमारे साथ, लगातार करते रहिए बात।
और ऐसे लीजिए कुछ, जी हाँ दोस्तों, खास बात। तो आप सभी लोग मन लगा कर के पढ़ाई करते रहिए, अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ते रहिए। मेहनत से दुनिया को जीता जा सकता है दोस्तों, मेहनत करेंगे तभी सबको जीत सकते हैं। जब मेहनत नहीं करेंगे, बगैर मेहनत से सिर्फ सपने देख सकते हैं। इसीलिए एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कहा था कि सपने खुली आंखों से देखना चाहिए, बंद आंखों से नहीं। जी हाँ दोस्तों, तो आज की क्लास हमारी यहीं तक होगी, फिर उसके बाद हम लोग कल मिलेंगे एक नए आयाम के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।